हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे भाषा, लिपि, बोली एवं व्याकरण। तो हम भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे आज। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। प्रत्येक मनुष्य अपने मन के भावों को प्रकट करना चाहता है और दूसरों के मन के भावों को जानना चाहता है। तो जो हमारा मनुष्य वो बहुत ही सीधा साधारण इंसान है जो क्या करता है, अपने जो भी भाव है प्रकट है उसको क्या करना चाहता है, भावों को प्रकट करना चाहता है और जो सामने वाले के मन में है उसको जानना चाहता है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। तो भाषा कौन से धातु से बना है? भाष की, जो कैसा वर्ड है? संस्कृत वर्ड है। इसका अर्थ वाणी को व्यक्त करता है। इस प्रकार एक दूसरे के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करने के माध्यम को भी हम भाषा कहते हैं। तो देखो, अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो किसकी वजह से? भाषा की। और अगर आप मेरे से बोलोगे तो हम सिर्फ भाषा के माध्यम से ही बात कर सकते हैं। प्राचीन काल में जब मनुष्य को भाषा का ज्ञान नहीं था तब वह संकेतों द्वारा अपने भावों तथा विचारों को प्रकट करता था। तो देखो, जब भाषा आई नहीं थी, उसके बारे में पता नहीं था, तो लोग कैसे बात करते थे? संकेत, मतलब इशारों से बातें करते थे। इसे सांकेतिक भाषा कहते थे। इसको क्या, इशारे वाले बात को क्या बोलते थे? सांकेत। आज भी छोटा बच्चा रोकर अपने भूख होने का संकेत प्रकट करता है। तो देखो, अगर छोटा बच्चा वो बोलना तो सीखता है, धीरे धीरे सीखता है ना सारी चीजें, तो क्या करता है, अगर बच्चा रो रहा है तो देखो उसको भूख लगी है या फिर प्यास लगी होती है, तो ये भी किसका है? ये संकेत को प्रकट करता है। जैसे जैसे मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि हुई वैसे वैसे स्वरों का विकास हुआ तथा स्वरों से शब्दों का विकास हुआ। देखो, जैसे जैसे होते गए मनुष्य बड़े होते गए और उनको नॉलेज होती गई, तो ऐसे ऐसे ज्ञान में क्या हुई, उनको नॉलेज भी ज्यादा आई, ज्ञान भी ज्यादा प्राप्त हुआ। तो वैसे क्या हुआ, धीरे धीरे स्वर आए, फिर स्वर से क्या हुए, शब्द बने, और ऐसे धीरे धीरे करके क्या हो गई, भाषा बन गई। यानी शब्द वाक्य के रूप में भाषा में परिवर्तित हो गए। फिर ये भाषा के रूप में यूज होने लगे, इस्तेमाल होने लगे। इन वाक्यों के माध्यम से मनुष्य मौखिक या लिखित रूप में अपने विचारों और भावों को दूसरों तक पहुंचाने लगा तथा दूसरों के भावों और विचारों को स्वयं समझने लगा। इसी को भाषा का रूप दे दिया। तो देखो, ऐसी बोल बोल के क्या करने लगे, इंसान आपस में समझने लगे कि हाँ भाई, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझ रहा है, और वो भी क्या है, उसका नीचे समझ आ रहा है। तो धीरे धीरे इसी को क्या, किसका रूप दे दिया? भाषा का रूप दे दिया। इसी प्रकार अब देखो, भाषा की डेफिनेशन क्या होगी? भाषा का वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों तथा भावों का आदान प्रदान स्विच अनुसार करता है, उसे हम क्या कहते हैं? भाषा। हिंदी, अंग्रेजी, चीनी, रूसी, जापानी और जर्मनी आदि अनेक भाषाएं। तो देखो, ये सारी क्या है? अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग भाषाएं हैं। इनके अतिरिक्त पंजाबी, सिंधी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु आदि कई भाषाएं भारत में बोली जाती है। और ये क्या है? ये सारे तो हमारे भारत में ही बोली जाती है इतनी सारी, और ये क्या है? ये थोड़ी बाहर की भाषा है। अब भाषा के रूप देखते हैं। भाषा के निम्नलिखित दो रूप है। कितने? दो। कौन कौन से? पहला तो हमारा कथित, जिसको हम क्या बोलते हैं? मौखिक भाषा। मौखिक क्या होता है? जिसको हम मुंह से बोलते हैं। वह भाषा जिसका प्रयोग किसी बात को मौखिक रूप से कहने के लिए किया जाता है, कथित या मौखिक भाषा कहलाता है। तो जैसे हमें बात बता दें तो हम बोलकर बता रहे हैं, जैसे ये पाठ है, ये मैं आपको बोलकर समझा रही, तो क्या है? मौखिक। प्रारंभ में मनुष्य ने मौखिक भाषा का ही प्रयोग करना सीखा था। तो जब भाषा सीखी थी तो सबसे पहले लोगों ने क्या किया? उसको बोलना सीखा। मौखिक भाषा सदैव बदलती रहती है। इसे पढ़े लिखे तथा अनपढ़ सभी बोलते हैं। तो देखो, अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, पढ़ने नहीं जा रहा, पर बोलता तो वो भी है, तो इसको क्या कर सकते हैं? दोनों पढ़ सकते हैं, मतलब दोनों बोल सकते हैं। इसमें पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि छोटा बच्चा है, वो स्कूल जाने से पहले बोलने लगता है। तो कहाँ से सीखी? उसने अपने आसपास से सीखी। दूसरी होती है हमारी लिखित भाषा। लिखित मतलब जो हम लिख कर बताएं। वह भाषा जिसको लिखकर या पढ़कर समझा या समझाया जा सकता है, लिखित भाषा कहलाती है। जिसको हम क्या करें, जैसे देखो, ये बुक है, बुक पे हमको क्या बताया? लिख कर बताया गया, तो हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, और मैं आपको क्या कर रही हूँ? समझा रही हूँ।
तो लिखकर या पढ़कर समझा या समझाया जा सके उसको क्या बोलते हैं? लिखित भाषा। इसका प्रयोग केवल पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं। अब देखो, अगर मुझे पढ़ना नहीं आएगा, मुझको पढ़ना ही नहीं आएगा कि ये लिखा क्या है, तो मैं समझा नहीं पाऊंगी ना। तो इसके लिए हमको क्या होना चाहिए? हमको पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसकी ज्ञान होना चाहिए। लिखित भाषा में कुछ ध्वनि चिन्ह होते हैं जिन्हें वाक्य कहते हैं। तो हम क्या होते हैं, जैसे और ये शब्द है, इसको हम पढ़ेंगे कैसे, बोलना कैसे, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये लिखित ही लिखा है? तो हमारे क्या होता है, कुछ वर्ण होते हैं। और फिर बोले। बोले क्या होती है? किसी क्षेत्र विशेष समूह या घर के में मौखिक रूप से जो शब्द कहे जाते हैं वे बोली कहलाते हैं। जैसे मगही, हरियाणवी, कुमाऊनी, गढ़वाली, अवधी, भोजपुरी, मैथिली, खड़ी बोली आदि। तो देखो, भाषा तो अलग हो गई, जैसे हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा है ना। और बोली क्या होती है? सबका बोलने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे आप उस साइड चले जाओ, वहाँ के लोग कुछ और बोलेंगे, इधर के कुछ और बोलेंगे, तो सबके बोलने का तरीका अलग होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? बोली। समग्र रूप में बोली किसी भाषा के अत्यंत सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। जब बोली का क्षेत्र बड़ा हो जाता है तब फिर उपभाषा बन जाती है। और जब एक तरह की बोली ज्यादा लोग बोलेंगे, ज्यादा एरिया में बोली जाती है, फिर उसको क्या, किसका नाम दिया जाता है? उपभाषा का नाम दिया जाता है। अब हमारी आएगी राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा का अर्थ है राष्ट्र की भाषा। संपूर्ण राष्ट्र में बोले जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो जो पूरे एक राष्ट्र में बोली जाती है उसको हम किसका नाम देते हैं? राष्ट्रभाषा का। सभी सरकारी कामकाज भारतीय भाषा में ही किए जाते हैं। किसी भी राष्ट्र की भाषाओं में जो भाषा सबसे अधिक प्रचलित तथा लोकप्रिय एवं विकसित होती है उस भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में चुन लिया जाता है। देखो, जैसे क्या होता है, जैसे पूरे भारत में सबसे ज्यादा क्या बोली जाती है? हिंदी। तो हिंदी को क्या बोला गया है? हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। जैसे जो भी उसमें सबसे ज्यादा बोली जाएगी वो उनको क्या बोल दिया जाता है? वही उनकी राष्ट्रभाषा बन जाती है। जैसे भारत में हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी आदि कई भाषाएं प्रचलित है, परंतु हिंदी यहाँ की लोकप्रिय भाषा है जिसे राष्ट्रभाषा के रूप में चुना गया है। तो यही बताया कितनी सारी भाषाएं, पर सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है, इसलिए ही राष्ट्रभाषा किसको बनाया गया? हिंदी को। अब हम पढ़ेंगे लिपि। लिपि क्या होती है? भाषा के लिखित रूप के लिए कुछ चिन्हों की रचना की गई है, जिन्हें वर्ण कहते हैं। मौखिक भाषा को जिन चिन्हों और अंकों द्वारा लिखा जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। देखो, अगर हम भाषा को लिख रहे हैं तो लिखने को क्या बोलेंगे? उसी को हम लिपि बोल लेते हैं। हिंदी और संस्कृत को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। जो हिंदी और संस्कृत भाषा है उसको हम कौन सी लिपि में लिखते हैं? देवनागरी में। हिंदी भाषा को रोमन लिपि में अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। उर्दू तथा अरबी फारसी लिपि में। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। फारसी लिपि को दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है, जबकि देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जा रही है। तो उर्दू फारसी क्या होंगे? इधर से लिखना स्टार्ट करके यहाँ पे खत्म होंगे। और हम कैसे लिखते हैं? हम इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं, वहां पे जाके खत्म करते हैं। तो सबका क्या होता है? अपना अपना तरीका होता है लिखने का, अपने अपने क्या होते हैं वो होते हैं। और हर एक भाषा अलग अलग लिपि में लिखी जाती है। फिर व्याकरण। तो व्याकरण का अर्थ है विधिवत समझाना। तो व्याकरण क्या काम करती है? हमको समझाने का। व्याकरण भाषा को शुद्ध एवं व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत करती है। व्याकरण ही भाषा को शुद्ध रूप में लिखने तथा पढ़ने में सहायता करती है। तो भाषा से क्या करते हैं? हमको पता चलेगा कि क्या सही लिखा है, क्या गलत लिखा है। हमको क्या होगा? समझ आएगा कि ये सही वाक्य है या गलत वाक्य है। भाषा की संरचना, शब्दों की व्युत्पत्ति, शुद्ध प्रयोग आदि के नियम हमें व्याकरण के अध्ययन से ही प्राप्त होते हैं। व्याकरण के ज्ञान से भाषा का अध्ययन भी सरल हो जाता है। तो क्या होता है? व्याकरण ही हमको क्या करती है? भाषा को समझने में क्या करती है? कोशिश करती है, और हम अच्छे से क्या कर सकते हैं? अपनी भाषा को समझ सकते हैं। इस प्रकार व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा के शुद्ध रूप तथा प्रयोग का बोध होता है। तो क्या है? व्याकरण ही वह माध्यम है जिससे हम क्या सीख सकते हैं? भाषा सीख सकते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि पहले भाषा व्यवहारिक रूप में आती है, उसके बाद उसे संबंधित नियमों के निर्धारण हेतु
व्याकरण का सारण रह जाता है। तो देखो पहले क्या करेंगे, पहले तो हम उसको बोलना सीखेंगे, है ना, और फिर जब हम उसको पहले तो बोलना तो ये सीख, फिर जब हम उसके बारे में और ज्यादा डीप पढ़ेंगे तो हमको क्या पता होना चाहिए, रूल्स पता होने चाहिए, उसके नियम पता होने चाहिए, ताकि हम क्या कर सके, उस भाषा को अच्छे से सीख सके। फिर अब हमारा रहता है व्याकरण के अंग। व्याकरण के 3 अंक होते हैं, कौन कौन से, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण मतलब क्या होता है, अलग अलग शब्द, वर्ण मतलब एक लेटर, शब्द हमारा जो एक शब्द बन जाता है वर्णों के मेल से, और वाक्य क्या होता है, हमारा पूरा वाक्य। तो देखो वर्ण विचार, इस भाग में वर्णों की संरचना, उच्चारण, भेद आदि का अध्ययन किया जाता है। तो वर्ण विचार में हम क्या पढ़ेंगे कि कितने वर्ण होते हैं, कैसे कैसे हम लिख सकते हैं, कैसे उनको बोलते हैं। स्टार्टिंग में हम ABCD सीखते हैं ना, क्या गया, तो ये क्या है, वर्ण विचार। फिर अगर हमें आगे बढ़ना, फिर हम धीरे धीरे शब्द बनाना सीखेंगे, शब्द पढ़ना सीखेंगे, जैसे ये ध्यान, अन्य, ध्यान लिखा है ना। पहले तो हमें उसके लिए सबसे पहले शब्द पता होने चाहिए, सारे सारे वर्ण पता होने चाहिए, फिर हमको शब्द अलग अलग पढ़ने आने चाहिए, फिर हम क्या करते हैं, शब्द सीखते हैं। इस भाग में शब्दों की संरचना, उत्पत्ति, भेद आदि का अध्ययन किया जाता है। तो पहले हम वर्ण सीखते हैं, फिर शब्द सीखते हैं, और जब हमको शब्द पढ़ने आ गए, फिर हम क्या कर सकेंगे, एक पूरा वाक्य भी पढ़ पाएंगे। तो इस भाग में क्या करते हैं हम, वाक्य की रचना, भेद, विराम चिन्ह आदि पर विचार किया जाता है। तो देखो सबसे पहले हम वर्ण पढ़ेंगे, फिर शब्द पढ़ते हैं, फिर विचार, फिर वाक्य पढ़ेंगे। तो इसी तरह से कि इसको व्याकरण को बांटा गया 3 हिस्सों में, इजी टू, मॉडरेट, फिर हार्ड। तो ऐसे तो चलते हैं ना, पहले हमको इजी सिखाएंगे, फिर थोड़ी सी हार्ड, तो धीरे धीरे हमारा लेवल क्या करते हैं, अप करते हैं, ताकि हम क्या कर सके, सीख सके। तो बस बच्चों हमारा पार्ट खत्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।